डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस में 1789 में राजक्रांति हुई और उसका संपूर्ण यूरोप में हम देखें प्रभाव पड़ा। तो आज फ्रांस की राजक्रांति का पार्ट फर्स्ट अपन करेंगे। यूरोप के इतिहास में ही नहीं वरन विश्व के इतिहास में फ्रांस की राजक्रांति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यह मध्य युग की समाप्ति तथा एक नए युग के आगमन की सूचना देती है। कालांतर में फ्रांस की राजक्रांति ने सार्वभौमिक रूप धारण कर लिया, जो कि 1917 की रूस की क्रांति के पूर्व तथा कुछ मामलों में हम देखें विश्व की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को वो उसने प्रभावित किया। फ्रांस की राजक्रांति के 3 प्रमुख आदर्श रहे हैं। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा बंधुत्व। आधुनिक युग के हर समाज के आधार स्तंभ यही रहे हैं। अतः इसने सदियों से चली आ रही व्यवस्था का न केवल अंत कर दिया बल्कि नई शक्ति को जन्म दिया, जिससे नई सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। वास्तव में क्रांति के ज्वालामुखी पर्वत का विस्फोट तो फ्रांस में हुआ, परंतु उसका लावा हमें संपूर्ण यूरोप और एशिया में भी देखने को मिला। यूरोप के उपरांत हम देखें इसने विश्व की अनेक घटनाओं को प्रभावित किया। इस कारण इसे 18वीं शताब्दी में घटने वाले विश्व की एक युगांतकारी घटना समझी जाती है। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो केवल यूरोप के इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उसने अन्य जो क्रांतियां हुई उनके लिए एक भूमि तैयार की। और उसके जो 3 प्रमुख आदर्श हम देखें फ्रांस की क्रांति में जिनके ऊपर ये आधारित थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इसको हर क्रांति ने इन आदर्शों को अपनाया। तो फ्रांस की राजक्रांति ने विश्व इतिहास को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया। लेकिन किसी भी राजक्रांति या किसी देश में जब क्रांति होती है तो उस क्रांति को के लिए वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसी अनेक परिस्थितियाँ वहाँ पैदा हो जाती हैं जिसके कारण जनता को अंत में क्रांति का सहारा लेना पड़ता है और पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके और एक नई व्यवस्था को वहाँ पर प्रारंभ करना पड़ता है। इसी कारण से हम देखें फ्रांस में भी ऐसी ही अनेक व्यवस्था हैं, या हम कहें उसके राज्य में ऐसे अनेक व्यवस्थाएं कायम थी, जिसके कारण से कि वहाँ की जनसाधारण को या मुख्य रूप से हम क्रांति में देखें मध्यम वर्ग को इस क्रांति का सहारा लेकर और उस समय के राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करना पड़ा। तो ये फ्रांस की राजक्रांति के कारण क्या थे? तो इस क्रांति का आरंभ तो यद्यपि बहुत पहले हो गया था, और जब सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बुराइयां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो उस क्रांति का जो विस्फोट हुआ है वो जुलाई 1789 में हुआ है। लेकिन इसके क्रांति के जो कारण हैं वो कारण हमें बहुत पहले से ही फ्रांस के अंदर मौजूद थे। वो कारण जो है वो प्रमुख रूप से हम उनको अनेक भागों में देख सकते हैं। सबसे पहला देखेंगे हम धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों में हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे पादरी वर्ग का 2 वर्गों में विभाजित होना। तो फ्रांस में क्योंकि हम देखें तो कैथोलिक धर्म की प्रधानता थी, और कैथोलिक धर्म के अंतर्गत हम देखें तो उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग, ये 2 पादरी वर्गों में भी 2 विभाजन था। उच्च पादरी वर्ग को अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि सरकार को वो कर नहीं देते थे, जागीर की भूमि से वो स्वयं कर प्राप्त करते थे लेकिन सरकार को कोई भी कर नहीं देते थे। उनके स्वयं के न्यायालय होते थे जिनसे उन्हें कर प्राप्त होता था, या कोई भी अपराध के लिए दंड देने का उन्हें पूर्ण अधिकार होता था। उच्च पादरी वर्ग वैभवपूर्ण और आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे, और अमीर, सामंत पुत्र, धर्म अधिकारियों के पदों को वो सब खरीद लेते थे। ये पद बिकते थे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन था वो धन से इन पदों को खरीद लेता था। ये लोग जो उच्च पादरी वर्ग के लोग थे ये राज दरबार में रहते थे। राजा के प्रति ये विश्वास
विश्वास पात्र नहीं थे, परंतु राजा के नज़दीक होने के कारण अपने हित के अनेक कानून ये बनवा लेते थे और धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी रुचि नहीं होती थी। इन्हें तो राजा के द्वारा अधिक से अधिक विशेष अधिकार प्राप्त करने की इच्छा होती थी। इनकी स्थिति से जनसाधारण बहुत अधिक इनसे घृणा करता था और उनके जीवन में, पादरी वर्ग के जीवन में वो सुधार लाना चाहता था, क्योंकि जनसाधारण के ऊपर ये अत्याचार करते थे और अनेक कर लगाते थे। जनसाधारण की जो ये पादरी वर्ग, जो उच्च पादरी वर्ग है, इसका जो प्रमुख कार्य था धर्म का कार्य, वो धर्म का कार्य ये नहीं करते थे। इसलिए जनसाधारण में इनके प्रति और इनके पद के प्रति कोई सम्मान नहीं रह गया था। और दूसरा जो पादरी वर्ग का जो विभाजन था वो था निम्न पादरी वर्ग। ये धार्मिक, यही वर्ग जो था वो धार्मिक कार्य करता था। इनकी आय भी इनको कम होती थी, इनको विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उच्च पादरी वर्ग के लोगों द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। ये लोग चर्च में शिक्षा देने का काम, धार्मिक कार्य यही पादरी वर्ग करते थे, परंतु उन्हें उनके कार्यों के अनुसार उन्हें वेतन नहीं मिलता था। उनकी स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी। उच्च पादरी वर्ग के व्यक्ति जो थे वो उनसे केवल कार्य करवाते थे और ऐसी स्थिति में उच्च पादरी वर्ग से ये वर्ग भी घृणा करता था। तो जब क्रांति होती है 1789 में, तो हम देखते हैं कि निम्न पादरी वर्ग ने जनसाधारण का साथ दिया, ना कि पादरी वर्ग या उच्च पादरी वर्ग का साथ दिया। तो धार्मिक स्थिति में हम पहला देखते हैं कि पादरी वर्ग का दो भागों में विभाजित होना और उन दोनों में ही आपसीय जो मतभेद थे वो क्रांति का एक प्रमुख कारण बने। दूसरा हम देखें धार्मिक कारणों में, दूसरा कारण है फ्रांस में कैथोलिक धर्म का प्रभुत्व होना। सम्राट लुई 16वां जो कैथोलिक धर्म का कट्टर अनुयायी था, फ्रांस में चर्च का महत्व था। सम्राट उच्च पादरियों की नियुक्ति करता था और अन्य धर्मों को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो हम देखें फ्रांस में एक ही धर्म का प्रभुत्व था, वो कैथोलिक धर्म था, जबकि यूरोप में दूसरे धर्म भी बढ़ रहे थे और ऐसी स्थिति में उनको मानने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन कैथोलिक धर्म के लोग जो थे वो कट्टर थे और जो फ्रांस के सम्राट थे वो भी है ना इसी धर्म का पालन करते थे। तो ऐसी स्थिति में राज्य में केवल इसी वर्ग के लोगों को, इसी धर्म के अनुयायियों को ही सभी सुविधाएं प्राप्त थीं। कैथोलिक धर्म में भ्रष्टाचार व्याप्त था। उच्च पादरी वर्ग का जीवन जो था वो विलासतापूर्ण था। सामंतों द्वारा उच्च पादरियों के पद खरीद लिए जाते थे और ऐसी स्थिति में ये लोग जो अपने धार्मिक पद के प्रति या धार्मिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते थे, क्योंकि ये पद धन देकर ये वो पद खरीदते थे। तो इसी कारण से पादरी लोग अपने पद पर रहते हुए अधिक से अधिक धन को कमाना चाहते थे। वो दरबार में नियुक्त थे, इस कारण से वे सामंतों की तरह दरबार में रहते थे और अभव्य जीवन व्यतीत करते थे। धार्मिक कार्य ना करके सांसारिक जीवन की तरफ उनका मोह अधिक हो रहा था। तो उनका एक धार्मिक वर्ग का जो कार्य होना चाहिए और धार्मिक वर्ग जो है, जो जनता में जो धर्म की शिक्षा देना और चर्च के माध्यम से जो कार्य किए जाते थे वो नहीं करता था। इस कारण से जनता में सबसे ज़्यादा अविश्वास इनके प्रति हो रहा था और धार्मिक अत्याचारों से जनता दुखी थी। अनेक प्रकार के धार्मिक कर भी जनता के ऊपर लगाए जा रहे थे। अगला जो तीसरा प्रमुख कारण है धार्मिक कारणों में, वो हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। बौद्धिक क्रांति रूस में ना हम देखें पुनर्जागरण के कारण अनेक जो विचारकों का उनका अनेक विचार और तर्क का प्रादुर्भाव होता है और अनेक जो बुद्धिमान लोग और मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, शिक्षित लोगों ने जो कि पुनर्जागरण का कार्य किया, उस कारण से जनता जागृत हो गई थी और उनका बौद्धिक विकास हो गया था। और इस समय इनको जो बौद्धिक विकास का जो कार्य हम देखें तो अनेक जो विद्वानों के द्वारा किया गया, जिसमें रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, वोल्टेयर है, मार्टिन लूथर है, इनके द्वारा धर्म आंदोलन
का भी कार्य किया गया। तो इस कारण से जनता बुद्धि और तर्क से काम लेने लगी थी। अब जनता पुराने रूढ़िवादियों या हम कहें कि उन परंपराओं को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और इसी तरह से अन्य जो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग थे, उन अनुयायी थे, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। परंतु फ्रांस में रोमन चर्च को ही प्रधानता थी, उसके कानून ही सर्वोच्च होते थे। गैर कैथोलिक धर्म के लोगों पर पादरी अत्याचार करते थे, उनसे कई प्रकार से कर लेते थे। गैर कैथोलिक धर्म के जो अनुयायियों की मृत्यु पर उनकी संपत्ति उनके पुत्रों को ना देकर कैथोलिक संबंधियों को दे दी जाती थी। लोगों में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, इसलिए जनता ने क्रांति का सहारा दिया। तो धार्मिक रूप से जो स्वतंत्रता का अभाव था ऐसे समय, जबकि यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन हो चुके थे और इसके अतिरिक्त हम देखें पुनर्जागरण के कारण जनता शिक्षित हो चुकी थी, अपने जो अधिकारों के प्रति उसमें चेतना आ गई थी। और ऐसी स्थिति में उन्हें फ्रांस में रूढ़िवादी और परंपरावादी जो हम कहें वो स्थितियां उस समय चल रही थी और व्यक्ति को कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, केवल एक ही चर्च की प्रधानता थी। और हम देखें धर्म में कैथोलिक धर्म का प्रादुर्भाव था, उसी को मानने वालों को सभी सुविधाएं दी जाती थी, अन्य धर्मों को मानने वालों पर अत्याचार किए जाते थे। यहाँ तक कि यदि अन्य धर्म को मानने वाले की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेती थी और कैथोलिक धर्म के लोगों को दे देती थी। तो इस प्रकार के जो कार्य थे, इससे धार्मिक वातावरण में हम देखें तो बड़ा असंतोष व्याप्त था, जनता दुखी थी और इस पादरी वर्ग को हटाना चाहती थी। नमस्कार।